जय हिंद। देखिए, चीन के राष्ट्रपति को लगता था कि वो गलवान के एरिया में घुस जाएंगे और भारत पे दादागिरी दिखा के वो चले जाएंगे और भारत चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। उन्हें लग रहा था ये 1962 का भारत है, लेकिन ये तो 2020 का है। यहाँ मोदी जी उसका छक्का छुड़ा दिया। अभी वो बेचारा परेशान है कि हम कहाँ जाके फंस गए। एक के बाद एक बेचारे को टेंशन देखने को मिल रहा है गलवान वाले एरिया में। चाइना को लगा कि नहीं, बांग्लादेश और म्यांमार को अपनी ओर खींचो, क्योंकि ये तो दोनों हाथ से गए भैया। यहाँ पे तो चले गए, यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बांग्लादेश और किसको खींचने के लिए ये लोगों ने फिराक में लग गए? म्यांमार को। अब चीन के जो राष्ट्रपति थे, बड़ी पोल्हा के फुसला के शेख हसीना को अपने फेवर में लिए और कहे कि हमको एक बंदरगाह चाहिए, हमको दे दीजिए वो बंदरगाह, हम बनाएंगे उसको, और बनाने के लिए हम आपको कर्जा देंगे, कर्जा लेके बनाइएगा। तो मोदी जी बुलाए चुपे से शेख हसीना को, रे इधर आ, पगली कहीं काहे ले जा रही है उधर चाइना में, फंसा देगा थोड़ा कर्जा देके, ऊपर बंदरगाह ले लेगा। देख रही है श्रीलंका का क्या हाल हुआ। मोदी जी तुरंत इसको समझा दिए, तुरंत समझ गई, हाँ जी मोदी जी ठीक है कर। फोन करके शी जिनपिंग को कही, जा भगवान पे ब्रेक कर, जा तुम्हारा बंदरगाह नहीं लेंगे हम यहाँ पर। अब बंदरगाह का प्लान को कैंसिल कर दिया, कहा कि बंदरगाह ना देंगे हम। अब सोचिए अगर यहाँ चीन बंदरगाह ले लेता, और चीन जो होता है इतना खचरा होता है, वो कहेगा कि भैया हमको ब्याज दीजिए हर साल। अब चीन, पता है चीन को कि बांग्लादेश छोटा देश है, ब्याज चुका नहीं पाएगा, कर्जा नहीं दे पाएगा, तो फिर कहेंगे बंदरगाह मेरा, और जब बंदरगाह उसका हो जाएगा तो यहाँ ले आके सेना रख देगा, जैसे श्रीलंका में किया, यहाँ पर यही किया। तो शेख हसीना भगा दी, हटो। मोदी जी हमको सब समझा दिए, मोदी जी बहुत होशियार है। अब मोदी जी को भी देखिए, मोदी जी को लग गया कि हमारा तो कोरोना में इकोनॉमी चौपट हो रहा है, हम तो खुदे माइनस में जा रहे हैं, उनका कैसे बचाएंगे। तो मोदी जी ने जिनपिंग यहाँ जापान को आगे कर दिया, कहा कि जापान को तुम बनाओ बंदरगाह। तो एक और बंदरगाह जापान को दिला दिया गया, और जापान फिराक में जो बांग्लादेश का सोनादिया जो बंदरगाह है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की भारत और जापान मिलकर। अब चाइना का मुंह लटक गया, किसे चुरा कहीं का, नेपाल भी गया, पाकिस्तान भी गया, बांग्लादेश को। अब वो सोचा म्यांमार को अपने फेवर में लिया जाए, क्योंकि भारत और म्यांमार को अगर खरमंडल मचा देंगे तो पूर्वोत्तर राज्य का विकास रुक जाएगा। तो ये क्या किया, म्यांमार की जो सबसे प्रमुख लीडर हैं आंग सान सू की को अपने बात में उलझाया, इस शी जिनपिंग यहाँ का हमारे फेवर में आ जा। मोदी जी फिर उठा कहेंगे आंग सान सू की हमारी बात में हम क्या समझाते हैं। मोदी जी महिला उला को बड़ी अच्छा से समझा लेते हैं। वो ओली जो है ना, नेपाल वाला पुरुष है ना, तो मोदी जी उसको समझा दे रहे थे, वो भी मान गया था। महिला उला को समझा देते हैं, मोदी जी बहुत होशियार है। कहेंगे कोई चाइना के फेवर में जा रही है। चाइना ने इसको पनडुब्बी देने के लिए कर रहा था, तो मोदी जी को लगा कि जब पनडुब्बी देगा तो फिर हथियार भी देगा, पनडुब्बियाँ खाली थोड़े चलाएगा, उसमें टारपीडो मिसाइल उसाइल लगेगा कि नहीं। तो मोदी जी समझा दिए कि हमसे ले ले, हमसे तुम भाड़ा पे ले ले। तो हद है मोदी जी को, देखो भाड़ा पे पनडुब्बी बेच दिया आदमी, गजब। हम पिछले 2 महीना से चिल्ला रहे हैं, मोदी जी EMI पे ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए वियतनाम को। अब वो भी जवान सुन लेंगे, हमारा बहुत बात ही मान लिए हैं, अब कुछ बतिया नहीं माने हैं, तो भाड़ा पे दे दिए। अच्छा काम किए कि नहीं किया? बहुत अच्छा काम किया मोदी जी, भाड़ा पे पनडुब्बी दे दिए। यो सोच रहा होगा कि हद है भाई साहब, दुश्मनी ऐसे निकाला जाता है, भाड़ा पे हथियार दे दिया है। और ये पनडुब्बी बड़ी खतरनाक है, इसका नाम INS सिंधुवीर है। ये 300 मीटर नीचे जा सकती है। सोचिए इतना नीचे चली जाएगी कि किसी चीज़ की पकड़ में ही नहीं आएगी, और इसकी स्पीड लगभग 18 नॉट रहेगी, मतलब लगभग मान के चलिए 30 किलोमीटर 30 के स्पीड से चलेगी। तो पानी के अंदर 30 का स्पीड बहुत होता है, और ये 45 दिन तक अंदर ही रह सकती है, इतना खतरनाक है ये पनडुब्बी। और ये अंदर मिसाइल मार सकती है, देखिए पानी के अंदर मिसाइल मार देगी जो सोच रहे हैं आप। अब भारत ने किसको भाड़ा पे दे दिया? म्यांमार को दे दिया। तो भाड़ा पे दिया है तो पैसा भी आएगा। अब भाई मिसाइलवा भारत से ना खरीदेगा, इसको दूसर का मिसाइल में लगबे नहीं करेगा। अब आप कहेंगे दूसर का चीज़ दूसर में लगेगा। यहाँ पे अब मान लीजिए इसे आईफोन का मोबाइल लेते हैं, मैं कहिएगा सैमसंग का चार्जर घुसबे नहीं करेगा भाई, जिसका लिए है उसी का ना चलेगा। इसमें मिसाइल के अलावा इसमें तारपीडो भी लगाए जाएंगे। भाई तारपीडो किसे कहते हैं? मिसाइल तो बाहर निकल के मारती है, तारपीडो पनडुब्बी के अंदर मार देती है, अंदर जाके दूसरे जहाज का पेंदी फोड़ देती है, डूब जाता है। म्यांमार को ये भी दे दिया गया है। पनडुब्बियाँ जो होती है ना, पेरिस्कोप की मदद से बाहर देख लेती हैं सब। जैसे ये दिख रहे हैं पनडुब्बी के अंदर का, ये पेरिस्कोप से भाई देख रहा है, ये पेरिस्कोप थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, और बाहर से देख के दुश्मन की जहाज़ों पे निशाना लगाकर और तारपीडो से हमला कर दिया जाता है। इसका सबसे भयानक उपयोग किया था द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने। अमेरिका की तो ज़्यादातर जहाज़ों को ध्वस्त कर दिया था, इतना भयानक ध्वस्त किया था कि अमेरिका ने आदेश दिया था कि सारी जहाज़ें ग्रुप में चले सब, नहीं तो मार के गिरा दे रहा है। तो अब वो ग्रुप में खोज के मार के गिरा देता था कि कौन मेन जहाज़ है, जर्मनी मार के गिरा देता था।
तो पनडुब्बियों को हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी खराबी क्या होती है, इसमें जगह बहुत कम होता है। देखिए कितना कंजस्टेड है, ये हरा रंग का देख रहे हैं ना, ये मिसाइल है, यही टारपीडो है, पानी के अंदर चलता है, ये भी टारपीडो है, ये सब टारपीडो है। तो उसके बीच में खाली जगह है, भाई लोग योगा कर रहे हैं, जरूरी है आप लोग स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं। आप देखेंगे कितना कंजस्टेड एरिया रहता है, इसमें बेचारे सोए रहते हैं सब फौजी, यहाँ पे इतना कंजस्टेड एरिया में पनडुब्बी में सोए रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर ये सब देख रहे हैं ऑपरेशन थिएटर है। इसी पर अगर किसी फौजी की तबीयत खराब होती है तो इसी पे भी लेटा कर उसे मतलब ऑपरेशन वगैरह जो भी करना होता है करते हैं, उसी पे ये लोग खाना खाते हैं। इतना कंजस्टेड जगह होता है, अतः इसको बनाना बहुत कंजस्टेड होता है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो भारत फ्रांस की मदद से भी अभी और कई ठो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को बना रहा है। हालांकि जब पनडुब्बी का अलग से वीडियो बताएंगे तो उसमें बताएंगे किलो क्लास की पनडुब्बी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में क्या अंतर होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए कितना कंजस्टेड रहेगा, आगे टारपीडो रहेगा, इधर से मिसाइल रहते हैं सर, इसके कई कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, बहुत ही कंजस्टेड रहता है, पीछे प्रोपेलर होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है। तो भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है। अब भारत के पास एक ये भी तो मौका है कि दूसरे देशों को भी अब भारत पनडुब्बियों को बेच सकता है, लीज पे भी दे सकता है, ताकि चाइना के दुश्मनों को समझ में आए। तो भारत को ये सब काम और भी करना चाहिए आसियान देशों के साथ, खास करके फिलीपीन, सिंगापुर या फिर वियतनाम, ताइवान के साथ भी ऐसे डील्स को करना चाहिए। ये तो भारत के पक्ष में रहा। अब चाइना परेशान है कि सोच रहे हम गलवान में क्या घुसे, तो हमारा इंडिया वाला सब पूरा एशिया दौरा दौरा हमसे दुश्मनी ले रहा है सर। तो चाइना को भी सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन चाइना ने एक खतरनाक गेम खेल दिया आसियान में। उसने वहाँ पर कंबोडिया के नीचे एक युद्ध के लिए एक तत्कालिक नौसेना का बेस ले लिया। लेकिन भारत के पास भी उसका काट है, इसको हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस जो नेवल बेस लिया गया है उसका भारत किस तरह से काउंटर कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।